सभी को नमस्कार। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे आज की क्लास के अंदर राज्य की कार्यपालिका, और इससे पहले हमने राज्य की व्यवस्थापिका को देख लिया है। तो राज्य की कार्यपालिका के अंदर हम देखेंगे कि वही संसदीय प्रणाली के तहत राज्यपाल और मंत्री परिषद जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। और राज्यपाल को आज हम देखेंगे कि राज्यपाल किस अनुच्छेद में है और उसकी नियुक्ति होती है या चुनाव होता है और वो कब तक अपने पद पर रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने संघ की कार्यपालिका को देखा था तो उसी को साथ में लेकर के चलेंगे। यहाँ से समझना हमें बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? पहले हम देख लेते हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका है इसका उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक मिलता है। 167 तक इसका हमें अनुच्छेदों में मिलता है। और भाग अभी कौन सा चल रहा है? भाग 6 चल रहा है। संघ सरकार भाग 5 में थी और वहां हमने देखा संघ की कार्यपालिका। आज हम देखेंगे राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, तो चलिए हम राज्य की कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल से शुरू करते हैं। तो उसी प्रकार से संघ की कार्यपालिका के अंदर हमने राष्ट्रपति को देखा था। तो जैसे देखिए जरा, अनुच्छेद आपको रिपीट करवा देता हूं मैं यहाँ पे। अनुच्छेद 52 के अंदर हमने देखा था कि राष्ट्रपति आएगा और राष्ट्रपति को सभी कार्यपालिका शक्तियां दी जाएंगी। उसके बाद में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल होगा। निर्वाचन मंडल के बाद में निर्वाचन की विधि होगी और निर्वाचन की विधि के बाद में उसका कार्यकाल होगा। कार्यकाल के बाद हमने देखा था कि उसके निर्वाचन की बात यहाँ पे कही गई थी अनुच्छेद 57 के अंदर। 58 में हम बात करते थे राष्ट्रपति की योग्यता। 59 में आ जाता है शर्तें और 60 के अंदर आ जाता है राष्ट्रपति को शपथ। 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। 62 में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। 63 के अंदर आ जाएगा उपराष्ट्रपति। 64 में उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और 65 के अंदर आ जाएगा कि पद रिक्ति, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। 66 के अंदर अब हम यहाँ पे उसका निर्वाचन करेंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। उसके बाद में उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है उस पदावधि को डिसाइड किया जाएगा। और फिर आता है हमारे पास में राष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति का पद रिक्त। यहाँ उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति के पद पर कोई नहीं आएगा। उसके बाद में 69 में हम देखेंगे उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बात। और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के बाद में आ जाएगा 70 के अंदर राष्ट्रपति की अन्य आकस्मिकताओं के समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, ये बात इसमें 70 में लिखी गई है। और 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद जो हैं कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और उसके बाद में अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 73 के अंदर आ जाता है संघ की कार्यपालिका का विस्तार। संघ की कार्यपालिका का विस्तार आ जाता है। और फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह व परामर्श के लिए मंत्री परिषद आएगी। और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद यहाँ पे हमारे पास में उसके नियुक्ति हो जाएगी प्रधानमंत्री की। और फिर हम देखते हैं 76 के अंदर महान्यायवादी आएगा। 76 के अंदर, और महान्यायवादी के बारे में हम देख लेते हैं कि हमारे पास में दो अनुच्छेद रह जाते हैं। 77 जिसके अंदर संघ की सरकार जो है उसकी कार्यवाहियों के बारे में दिया गया, संघ सरकार के संचालन के बारे में दिया गया है 77 में। और 78 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, ये कहाँ दिया गया? 78 में दिया गया है।
तो इन अनुच्छेदों को हम पहले कर चुके हैं, जो राष्ट्रपति के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से आप इन्हें भी देख सकते हैं। चलिए आज हम राज्यपाल की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति आया था, वैसे ही अनुच्छेद 53 में कौन आएगा? राज्यपाल आएगा, राज्यपाल आएगा। और अनुच्छेद 154 इसमें लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, ठीक है। और उसके बाद में अनुच्छेद 55, ध्यान रखिए, यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है और निर्वाचन की विधि है, जबकि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो यहाँ नियुक्ति की बात होती है, बल्कि यहाँ पे निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की विधि की बात होती है। उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे 156, क्योंकि इसके इक्वल आ चुका है हमारे पास में, ये दो अनुच्छेद इसके बराबर निकल गए। अब 156 में जो दिया गया है ये है कार्यकाल, कार्यकाल। अब देखिए, अब राष्ट्रपति और राज्यपाल के अनुच्छेद लगभग बराबर आ चुके हैं, 100 का डिफरेंस ही रहा है, ठीक है। 56 से याद करेंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल है, यहाँ पर राज्यपाल का कार्यकाल है। उसके बाद में देखते हैं, अनुच्छेद आता है 157 में क्या दी गई? योग्यता, योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यता किसमें? 58 में, जबकि इनकी योग्यता किसमें? 157 के अंदर है। यहाँ अनुच्छेद 1 क्या हो रहा है? पीछे रह रहा है। पहले यहाँ पे अनुच्छेद 1 आगे था, यहाँ राष्ट्रपति आएगा, इधर राज्यपाल आएगा। यहाँ राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित है राष्ट्रपति में, यहाँ राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है। फिर यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन और निर्वाचन विधि है, जबकि यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की बात, लेकिन यहाँ कोई बात नहीं है। तो 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, 157 में राज्यपाल की योग्यताएं आ जाएंगी। उसके बाद देखिए जरा, योग्यताओं के बाद में 58 में यहाँ पे क्या आ जाएंगी? शर्तें, राष्ट्रपति की शर्तें और राज्यपाल की शर्तें आ गई यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं 159 में, यहाँ आ जाएगी शपथ। जब शर्तों को लागू कर दिया जाएगा, शर्तें मान ली जाएंगी, तब उनको शपथ दिला दी जाएगी, ठीक है। शपथ दिलाने के बाद में यहाँ राष्ट्रपति के लिए महाभियोग आ जाएगा, ठीक है, महाभियोग आ जाएगा, लेकिन हमें महाभियोग से कोई मतलब नहीं है, तो क्योंकि राज्यपाल को तो राष्ट्रपति ही हटाता है। उसके बाद में ये तो चल गया, शुरू हो गया कौन सा? यहाँ से तो कौन आ गया? उपराष्ट्रपति आ जाता है। और उपराष्ट्रपति आ जाता है तो यहाँ से लेकर के 58 तक हम इसको छोड़ देते हैं, 69 तक, यहां तक हम छोड़ देते हैं इसको। तो जैसे ही यहां पर हमारे पास में 70 आया, तो 70 के अंदर दिखा गया था कि राज्य की संघ की, है ना, राष्ट्रपति के अन्य आकस्मिकताओं के समय कर्तव्यों का निर्वहन, यहाँ 70 में लिखा गया था। वही बात यहाँ पर लिखी गई है 160 के अंदर कि कुछ आकस्मिकताओं के समय, कुछ आकस्मिकताओं के समय राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। जब कोई आकस्मिकता यानी आपदा आ जाती है, तब ऐसी सिचुएशन में राज्यपाल क्या निर्णय लेता है, तो वो अगर कोई बात संविधान में नहीं लिखी गई है तो उसके लिए जो उचित है वो वही निर्णय ले सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 72 के अंदर, ठीक है, 71 में तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यहाँ तो कोई चुनाव हो ही नहीं रहा, तो इसलिए इसका कोई अनुच्छेद उसके साथ मैच नहीं करेगा। यहाँ हम बात करते हैं अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति होती है, तो यहीं पर ही हम बात कर लेते हैं राज्यपाल के पास में भी क्षमा दान की शक्ति है। राज्यपाल की क्षमा दान
शक्ति। तो कुछ मामलों के अंदर राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति यानी उसके लघुकरण, उसके निलंबन और प्रतिहार का यहाँ पे दिया गया है कि उसका प्रतिहार, सजा जो दी गई उसका प्रतिहार कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है और उसका विलंबन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे निलंबन नहीं कर सकता। ठीक है ना। यदि कहीं मृत्यु दंड दिया गया है तो उसकी सुनवाई यहाँ पर, उसकी जो क्षमादान की शक्ति है यहाँ राज्यपाल काम नहीं आएगा, यही शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 73, यहाँ पर दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका जो है उसका विस्तार किया गया है। तो यहाँ 162 में राज्य की कार्यपालिका का विस्तार, यहाँ राज्य की कार्यपालिका का विस्तार किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 74 में आ जाती है राष्ट्रपति की सलाह व परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद, जबकि 163 में आ जाएगा राज्यपाल की सलाह व परामर्श के लिए। ठीक है, राज्यपाल की सलाह व परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद आ जाएगी। यहाँ पे मंत्रिपरिषद गठन किया जाएगा, वहां संघ की मंत्रिपरिषद है, यहाँ राज्य की मंत्रिपरिषद है। उसके बाद हम देखते हैं 75 में यहाँ प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जा रही है, और यहाँ पर 64 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की जा रही है। उसके बाद में आता है 76 के अंदर महान्यायवादी, संघ के अंदर क्या होता है? महान्यायवादी, जबकि 165 में कौन आएगा? महाधिवक्ता आएगा। जिस प्रकार से महान्यायवादी संघ का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, उसी प्रकार से महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और उसके बाद हम देखते हैं 77 के अंदर, तो 77 में आ जाता है हमारे पास में कि 77 और इसके साथ में मैच करेंगे हम 166, तो 166 में लिखा आएगा राज्य सरकार के कार्यवाहियों का संचालन। ठीक है, राज्य सरकार का संचालन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ 77 के अंदर क्या हो रहा है? संघ सरकार का संचालन है। ठीक है, सरकार का संचालन है। और उसके बाद में 167, ठीक है, यहाँ 78 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है, और यहाँ पर दिया गया है कि राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ आ गया हमारे पास में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 79 में आ जाता है हमारे पास में संसद आ जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे तो 168 में कौन आ जाएगा? विधान मंडल आ जाती है, विधान मंडल का उल्लेख आ जाता है। उसके बाद में 80 आ जाता है, तो 80 में आ जाएगी हमारे पास में राज्यसभा, जबकि यहाँ 169 में आ जाएगी विधान परिषद आ जाएगी, और 81 में आ जाएगा लोकसभा, तो यहाँ 70 में आ जाएगी विधानसभा आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद अपने को ध्यान रखने हैं। ये अनुच्छेदों को हमें रटना नहीं है, अनुच्छेदों को समझना है, समझ के चलना है। यदि आपको ये वाले अनुच्छेद मैंने करवा दिए थे वहां पर, और आज दोबारा रिपीट करवा दिए हैं, तो आपको ये अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। तो उसी के साथ में अपने को किसको मैच करते जाना है? राज्यपाल को मैच करते जाना है। ठीक है, तो चलिए आज हम राज्यपाल को शुरू करते हैं। तो देखते हैं राज्यपाल के अंदर, तो चलिए दोस्तों देखते हैं 153 के अंदर राज्यपाल आएगा। राज्यपाल क्या है? राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च नागरिक है, प्रथम नागरिक है राज्य का। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। उसके बाद देखते हैं कि राज्यपाल जो है इसके अंदर सभी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं। ये कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका का मुखिया होता है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, परंतु वह इनका प्रयोग वर्तमान में क्या बात आ जाती है? 163 के तहत राज्यपाल की सलाह व परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह व परामर्श से इनका प्रयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम
155 में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देगा। राष्ट्रपति को क्या देगा? ये राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देता है। और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष। सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। लेकिन ध्यान रखिए, अगर हमें ऑप्शन में लिखा हुआ ये भी मिल जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना है, तो एक ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन हमें दे दिया गया 6 वर्ष, 7 वर्ष, कुछ भी दे दिया, और एक ऑप्शन दे दिया गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ध्यान रखिएगा कौन सा हमारा उत्तर सही होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति चाहे इसे अपने पद पर बिठा सकता है और उससे पहले भी उसे पद से हटा सकता है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा 7वें संविधान संशोधन के तहत, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक या दो से अधिक दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। जैसे पंजाब हरियाणा का कई बार एक ही राज्यपाल बनाया गया है, या जैसे राजस्थान का एक राज्य नहीं था तो शिवराज पाटिल जो है वो एक बार अपने यहाँ का राज्यपाल भी बना था। जो 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। आगे देखिए जरा, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देगा और कार्यकाल इसका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। ठीक है, 3 बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखते हैं योग्यता। तो योग्यता भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष और यहाँ पर भी 35 वर्ष। उसके बाद में बात आती है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, उसी प्रकार से अब लोकसभा के साथ में मैच करो, कौन आता है? लोकसभा के बराबर कौन आता है? विधानसभा आती है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। ठीक है, ये इसके पास में योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम शर्त की बात करें तो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया या पागल घोषित ना किया गया हो। और तीसरी बात कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ना तो ये संसद का सदस्य होना चाहिए, ना ये विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, जबकि इसके पास में सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, खाली योग्यता, सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि मान लेते हैं कि जब राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है उस समय वो किसी न किसी सदन का सदस्य है, तो जैसे ही उसको राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाएगा उसी समय से उसका उस सदन से पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं शपथ। तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। यदि वो अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, उसी प्रकार से राज्यपाल को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, और ये हमारे पास में उनका कार्यकाल और ये चीज है। अब देखें वेतन, इसकी बात करें तो हम वेतन की, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख और राज्यपाल का वेतन 3,50,000 है। तो यानी 3.5 लाख इसका क्या है? मासिक वेतन है। और ये वेतन कहाँ से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। जबकि राष्ट्रपति और जो सेंटर के जितने भी अधिकारी हैं उनको कहाँ से दिया जाता है? संघ की संचित निधि होती है और एक राज्य की संचित निधि होती है। ठीक है, देखिए तो संघ के अंदर भी एक संचित निधि और एक आकस्मिक निधि है और राज्य के अंदर भी एक संचित निधि और एक आकस्मिक निधि होती है। तो राज्य की जो संचित निधि है उस पर तो अधिकार होता है किसका? विधानसभा का। और जो विधानसभा या विधानमंडल, जहां पर दोनों सदन है वहां पे विधानमंडल का अधिकार होता है। और संघ की जो संचित निधि है उस पर अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। आकस्मिक निधि पर, संघ की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है और राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का अधिकार होता है। क्लियर? तो यहां तक ध्यान रखिएगा।
तो ये इस प्रकार से नियुक्ति होगी। अब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो उसको हटा भी राष्ट्रपति सकता है, तो इसीलिए इसके कोई महाभियोग वगैरह या कुछ ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पद रिक्त की कोई बात नहीं है। यदि राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो वो तब तक पद पे रहेगा जब तक नया उत्तराधिकारी वहां पर नहीं आ जाता। अगर मान लेते हैं कि राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे राज्य के जो राज्यपाल है उसको दूसरे राज्य का कार्यभार संभाल दिया जाता है, यानी कि कोई राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। जैसे हमने देखा था कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति आ जाता है, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा। लेकिन अब हमारे पास में राज्यपाल तो बहुत सारे हैं, जितने राज्य हैं उतने राज्यपाल है हमारे पास में। ठीक है, तो यदि एक की भी मृत्यु हो जाएगी तो दूसरे राज्य का जो राज्यपाल है पड़ोस का जो है वो दोनों का कार्यभार संभाल लेगा। ठीक है, कब तक? जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती है। क्लियर? तो इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है कि इसका पद रिक्त रहेगा या इसके पद को हटाना है, इसे हटाने की बात जो है, तो ऐसा कुछ भी इसमें अंदर नहीं आता है। चलिए अब हम इसके राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, तो देखिए दोस्तों, राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के जैसी ही हैं, परंतु विदेशी शक्तियां और सैन्य शक्तियां और आपातकालीन आकस्मिक शक्तियों को छोड़ करके बाकी सब शक्तियां राष्ट्रपति के साथ मैच करती हैं इसकी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियां। तो कार्यपालिका शक्तियों में बात करते हैं कि सबसे पहले जिस प्रकार से राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, उसी प्रकार से राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उधर महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो यहां पर महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सेंटर में लोकपाल होता है, यहाँ पे लोकायुक्त होता है, ठीक है, लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। इसके अलावा सेंटर में यूपीएससी होती है, तो उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर जैसे आरपीएससी है, ठीक है ना, तो यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करेगा। इसी प्रकार से निर्वाचन आयोग है, उसके अध्यक्ष सदस्य हो जाते हैं। सेंटर में मानवाधिकार आयोग है, राज्य में मानवाधिकार आयोग है। तो इस प्रकार से जितने भी राज्य के आयोग हैं उनके नियुक्तियां करेगा राज्यपाल, और सेंटर में जितने आयोग हैं उनकी नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद में देखिए जरा एक बात अलग से हम बात कर लेते हैं कि राज्यपाल जो है राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटियां जो है, जितनी भी विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कुलपतियों की नियुक्ति करता है, और समय खुद जो होता है तो वो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। कौन? राज्यपाल कुलाधिपति होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना अपने को। वर्तमान में जो राजस्थान का राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र। ठीक है, कलराज मिश्र जो है 24वें राज्यपाल है राजस्थान के। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरी बात हम विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियां भी उसी प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के तहत राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत कर सकता है। सत्र बुलाना यानी कि, और सत्रावसान करता है, और उसे समय मुख्यमंत्री की सलाह से क्या कर सकता है? विधानसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। ठीक है, इसे भंग कर सकता है। राज्य विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा है, विधान परिषद को दोनों को समवेत संबोधित कर सकता है।
करता है, ठीक है। दोनों को यदि कोई विधेयक दोनों में रुका हुआ है, पास नहीं है, तो उस विधेयक के बारे में संदेश दे सकता है कि ये विधेयक किस प्रकार का है, हमें लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से संबोधित कर सकता है सदनों को। और 176 के तहत है, तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति दोनों सदनों में, सॉरी विधानसभा में अभिभाषण देता है कि सॉरी लोकसभा में, पहली लोकसभा, जैसे लोकसभा गठन होता है तो अभिभाषण देता है, और प्रत्येक वर्ष पहली बैठक के अंदर अभिभाषण करता है। उसी प्रकार से राज्यपाल विधानसभा में क्या करता है, अभिभाषण करता है, अभिभाषण देता है यहाँ पे। तो जैसे ही नई विधानसभा आती है तो उसकी पहली बैठक, और प्रत्येक वर्ष पहली बैठक के अंदर विधानसभा का अभिभाषण करता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखें जरा, तो विधायी शक्तियों में बात करते हैं, तो अनुच्छेद 331 के तहत राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 333 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है आंग्ल भारतीय समुदाय के, ठीक है। तो उसी प्रकार से 331 के तहत राज्यपाल विधानसभा में 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। इसके अलावा बात करते हैं तो 171 के तहत विधान परिषद, जिन राज्यों के अंदर विधान परिषद है उन राज्यों में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य आते हैं, उसी प्रकार से विधान परिषद, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को, जो कला, साहित्य, खेल, चिकित्सा संबंधित होते हैं, तो उनको यहाँ पे मनोनीत करता है कौन, राज्यपाल मनोनीत करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 213 213, जिस प्रकार से हमने 1 2 3 देखा था, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर 1 2 3 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो इसी 1 को जो है उसके बीच में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 213 बन जाएगा। तो 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, और इस अध्यादेश की वैलिडिटी कितनी होती है, 6 माह तक होती है। और 6 माह बाद जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो उसके 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह में इसे पास करवाना आवश्यक है, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर पास करवा ली जाए तो ये क्या हो जाएगा, कानून बन जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारे पास में विधायी शक्तियां हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखते हैं वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। अनुच्छेद 200 के तहत जो विधेयक राज्यपाल के पास में विधानसभा और विधान परिषद से पारित होकर के राज्यपाल के पास पहुंचता है, उस विधेयक के लिए राज्यपाल क्या कर सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यदि पुनर्विचार करने के बाद में पुनः पारित होकर के राज्यपाल के पास पहुंचता है, तब राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 200 के अंदर ही हमें दिया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। ये एक बार का प्रकार से इनडायरेक्टली रूप से क्या है, राज्यपाल की एक वीटो है, ठीक है ना। ये लेकिन कुछ समय के लिए है, क्योंकि राष्ट्रपति के विचारार्थ ये रखा जाएगा। तो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने या ना देने के बारे में कह सकता है। यदि राष्ट्रपति इसे कहता है कि जो विधेयक उसके विचारार्थ रखा गया है, तो राष्ट्रपति इस पर अनुमति दे या ना दे ये उसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रपति उस पर उसे देखता है तो उसे क्या कह सकता है कि इसे पुनः विचार करो, ठीक है, पुनः विचार किया जाए इसे, तब फिर से वो क्या हो सकता है, वहां पे विधान परिषद में आएगा और 6 माह के अंदर उसको पास करके राष्ट्रपति के पास में वापस विचार के लिए भेजा जाता है, और फिर राष्ट्रपति उस पर अनुमति देता है। तो इस प्रकार से वो बिल आगे चला जाता है, ठीक है, कानून बन जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल
राज्य की जितनी भी प्राप्तियां हैं, जो भी आय प्राप्त हुई है राज्य को, उस आय व्यय का ब्यौरा कहाँ भेजेगा? विधानमंडल में भेजता है, यानी कि वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। कौन? राज्यपाल रखवाता है। इसके अलावा कोई भी वित्तीय खर्च वगैरह जो है तो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानमंडल के समक्ष विचारार्थ नहीं रखे जा सकते। और फिर हम बात करते हैं तो आकस्मिक जो निधि होती है ये किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है। तो आकस्मिक निधि जो है राज्यपाल के पास में होती है। ठीक है। अंत में हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियों की। तो न्यायिक शक्तियों के अंदर देखिए जरा कि राज्यपाल अनुच्छेद 233 के तहत जिला व जो निम्न न्यायालय है, जिला और निम्न न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल निम्न न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है। ठीक है। ये न्याय से संबंधित शक्ति है तो ये इसे न्यायिक शक्तियां कहते हैं। जो वित्त से संबंधित शक्तियां होंगी उसे वित्तीय शक्तियां कहा जाता है। ठीक है। और विधायी से संबंधित शक्तियां तो उसे विधायी शक्तियां कहा जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में राज्यपाल की शक्तियां आती हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास में इतना ही। ये राज्यपाल अपने पास में हो चुका है पूरा का पूरा। वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो है कलराज मिश्र, और जो कि पहले जो राज्यपाल थे हमारे वो थे गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है दोस्तों, तो गुरमुख निहाल सिंह थे। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। इसे रीड करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।